Hello, welcome everyone to Abhigyan Gurukul. This is part 2 of our first chapter, which is called The Rise of Nationalism in Europe. ठीक है. और आज हम लोगों ने लास्ट क्लास में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी किया था और हम लोगों ने किसके बारे में बात करी थी? द नेपोलियनिक कोड. ठीक है, द सिविल कोड ऑफ क्या नेशनलिज्म इन यूरोप. यस, उसके बारे में बात करी थी हम लोगों ने. ठीक है, देखो, यूरोप वॉज वेरी मच मेस्ड अप. कंट्रीज तो बहुत बाद में बनी है. पहले कोई कहीं पे भी रहता था, किसी के ऊपर कोई भी रूल कर रहा होता था. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो हैब्सबर्ग एम्पायर दिख रहा है आपको, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग साथ में रहते थे. उन पे रूल कोई और करता था. रूलिंग क्लास को हम लोग एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी. अब एक बात बताता हूँ, जो रूलिंग क्लास होता है वो रिच होता है. रिच क्लास जो चाहेगा वो होगा कि ज़्यादा लोग जो चाहेंगे वो होगा? रिच क्लास जो चाहेगा वो होगा. तो याद रखना, रिच क्लास जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनका डोमिनेंस ज़्यादा होगा. वही मैं आपको बताना चाहता हूँ. यहाँ पे देखो, आपको हैब्सबर्ग एम्पायर दिख रहा है. हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में क्या बोल रहे हैं? ये हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में बोल रहे हैं. हैब्सबर्ग एम्पायर में ना बहुत सारे अलग अलग रीजन्स थे, अलग अलग पीपल थे. जैसे कि इसमें एल्पाइन रीजन था जिसमें टाइरोल, ऑस्ट्रिया, स्यूडेटलैंड आता था, बोहेमिया भी आता था. ठीक है, यहाँ पे जो रूलिंग क्लास थी, ये जर्मन स्पीकिंग थी. याद रखना, ये जो एल्पाइन रीजन है, हैब्सबर्ग एम्पायर में ही एक एरिया है जिसको हम लोग एल्पाइन रीजन बोलते हैं. मॉडर्न टाइम का टाइरोल, ऑस्ट्रिया, स्यूडेटलैंड, बोहेमिया आता है उसके अंदर. पर इन पे जो रूल कर रहे हैं वो कौन है? जर्मन. ठीक है, इनका खुद का अलग अलग लैंग्वेज है बाय द वे, लेकिन इन पे रूल कौन कर रहा है? जर्मन स्पीकिंग पीपल. ये याद रखना, यहाँ पे रूलर्स जो हैं वो जर्मन स्पीकर्स हैं. ठीक है. इट ऑल्सो इंक्लूडेड इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेशिया. ठीक है, लोम्बार्डी और वेनेशिया भी आता था, जहाँ पे लोग क्या लैंग्वेज बोलते थे? इटालियन. इटालियन बोलने वाले लोगों पे भी रूल कौन कर रहा था? जर्मन स्पीकिंग पीपल. ठीक है, प्लीज इसको समझिए आप. हंगरी में आधी पॉपुलेशन, ये देखो, हंगरी में ऑस्ट्रिया के पास ही एक कंट्री है हंगरी, वो भी हैब्सबर्ग एम्पायर का पार्ट है. यहाँ पे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन मेगियर बोलती थी. ठीक है, मेगियर स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, और बाकी की जो हाफ पॉपुलेशन थी वो लोकल लैंग्वेजेस में बात करती थी, डायलेक्ट्स थे उनके. ठीक है, वहीं गैलिशिया की बात करें तो यहाँ पे जो रूलर्स थे वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? पॉलिश. ठीक है, गैलिशिया में पॉलिश बोलने वाले लोग रूल कर रहे हैं. ठीक है, बिसाइड्स दिस थ्री डोमिनेंट ग्रुप देर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ एम्पायर. ठीक है, मास ऑफ पीजेंट पीपल, बोहेमियंस, स्लोवैक्स टू द नॉर्थ, स्लोवेन्स इन कार्नियोल, क्रोएट्स टू द साउथ एंड रोमन्स टू द ईस्ट ऑफ ट्रांसिल्वेनिया. इनके अलावा और भी ग्रुप्स यहाँ पे रहते थे. ठीक है, और भी ग्रुप रहते थे. जनरली ये लोग कंट्री साइड में आते हैं. कहाँ आते हैं? कंट्री साइड, जहाँ पे ज़्यादा खेती होती है. ठीक है, इनको हम लोग पीजेंट्री क्लास बोल सकते हैं. इनमें अलग अलग नाम दिया गया है. बोहेमियंस एंड स्लोवैक्स जो थे वो नॉर्थ में थे, हम लोगों ने मैप में भी देखा है. ठीक है, हमने मैप में भी देखा है, ये नॉर्थ में है. ठीक है, कहाँ गया? स्लोवेन्स इन कार्नियोल, क्रोएट्स साउथ में आएंगे. क्रोएट्स अगर आप देखोगे तो कहाँ गया क्रोएट्स? दिस इज, आई थिंक, दिस इज द रीजन वे क्रोएट्स, ये है क्या? अच्छा, दिस इज क्रोएट्स. ठीक है, क्रोएट्स टू द साउथ एंड रोमन्स टू द ईस्ट ऑफ ट्रांसिल्वेनिया. ईस्ट साइड में कौन से लोग थे? रोमन्स. ठीक है, ईस्ट में, अगर हम लोग ईस्ट साइड में देखेंगे, ट्रांसिल्वेनिया के ईस्ट में, दिस रीजन. ठीक है, यहाँ पे रोमन्स रहते थे. तो ये एक ही एम्पायर में कहीं कहीं पे रूल कर रहे हैं जर्मन स्पीकिंग लोग, कहीं कहीं पे जो एरिस्टोक्रेट्स हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? पॉलिश. ठीक है, कुछ जगह पे अलग अलग डायलेक्ट्स बोल रहे हैं, कहीं कहीं पे आधी पॉपुलेशन अलग लैंग्वेजेस बोल रही है. पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस
हैव स्प्रेड इन डिफरेंट रीजन्स और रूलर्स उन पे अलग अलग है। जैसे गैलिशिया में पॉलिश रूलर्स है, ठीक है। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्योंकि लोगों में सेंस ऑफ आइडेंटिटी कभी आएगी नहीं। ये एक बहुत अच्छा मेथड है रूल करने का, क्योंकि जब तक आप एक नहीं होगे आप एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ लड़ोगे ही नहीं। और एक क्यों होगे, जब अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हो एक साथ में, एक कैसे हो जाओगे, सब लोग अपने अपने ग्रुप में बैठेंगे, समझ में आ रहा है, सब लोग अपने अपने ग्रुप में बैठेंगे, कोई एक साथ नहीं आएगा, कलेक्टिव आइडेंटिटी बनेगी नहीं। हैब्सबर्ग एम्पायर में ऐसा होता था। और जनरली जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना, तो वो लोग एक होते भी नहीं है। जैसे कि आपने गांव वगैरह में देखा होगा कि लोग है ना उन्हीं लोगों के साथ अपने आइडियाज शेयर करते जिनको वो ऑलरेडी जानते। दे विल नॉट गो एंड शेयर देयर आइडियाज विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। इनफैक्ट वो लोग डिफरेंट कास्ट के लोगों से भी बात नहीं करते। तो आप यही समझ लो कि ये लोग कभी भी एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ लड़ेंगे क्या, जब तक एजुकेटेड नहीं है। एजुकेशन आएगा तो चांसेस हैं कि ये लोग पहचान ले कि एरिस्टोक्रेसी में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। वही देखेंगे हम लोग आगे। एरिस्टोक्रेसी थोड़ा सा यहाँ पे देख लो। आप क्या कर रहे हो, अच्छा ध्यान दे रहे हो आप, किस बारे में बात करी हमने, ठीक है, वो आपको क्लियर है हैब्सबर्ग एम्पायर। किसी को डाउट है हैब्सबर्ग एम्पायर में, पक्का किसी को डाउट है, नहीं, चलो। एरिस्टोक्रेसी, द रूलिंग एरिस्टोक्रेसी, बेसिकली एरिस्टोक्रेट्स जो होते हैं ग्रुप ऑफ रिच पीपल होते हैं, दे आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग। यही लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूलर्स को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ, ठीक है। इनकी लाइफ एकदम कॉमन होती है। अलग अलग जगह के जो एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, अलग अलग जगह के जो रूलर्स होते हैं, ये लोग आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्ट होने के लोग अलग अलग तरीके करते हैं। जैसे मैरिज एक तरीका है, मैरिज एक तरीका है। यहाँ के राजा ने अपनी बेटी की शादी यहाँ के प्रिंस से करा दी है, ठीक है। तो अब ये दोनों एम्पायर भी आपस में कनेक्टेड है। ये एरिस्टोक्रेसी अपने ही बराबर के स्टेटस के लोगों से ही बात करते थे, उन्हीं से ही इनका रिश्ता था। इसीलिए सारी क्लास जो है, ये जितने रिच पीपल है, इनको कॉमनली क्या बोलने लगे हम लोग, एरिस्टोक्रेट्स। क्या बोलने लग गए, एरिस्टोक्रेट्स। वैसे तो ये लोग अलग अलग लोग हैं, तो समझना, पॉलिश एरिस्टोक्रेट और जर्मन एरिस्टोक्रेट अलग अलग लोग हैं, पर ये लोग भी सेम एरिस्टोक्रेसी क्लास में आएंगे। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर स्टेटस, ठीक है। स्टेटस की वजह से ये लोग सेम लेवल पे आएंगे। और इनके बीच में शादी वादी भी हो जाती थी, ठीक है, रिश्ते भी अच्छे हो जाते थे। मोस्ट ऑफ जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो फ्रेंच बोलते थे, क्योंकि फ्रेंच पूरे यूरोप में, ध्यान रखना, पूरे यूरोप में बहुत हाई क्लास माना जाता था। जैसे इंडिया में इंग्लिश मानते हैं लोग, इंग्लिश मानते हैं, ये इंग्लिश बहुत पॉपुलर चीज़ है, वैसे ही हाई क्लास लोग इन यूरोप कौन सी लैंग्वेज बोलते थे उस टाइम पे, फ्रेंच। बहुत पावरफुल था क्योंकि फ्रेंच, ठीक है। और इनकी जो फैमिलीज थी ऑफन कनेक्टेड बाई मैरिज टाइज, इनके बीच में शादी होती थी, उससे ये लोग कनेक्ट रहते थे, ठीक है। ये लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी, बट दे वेर रूलर्स, ठीक है, वेर स्मॉल इन ग्रुप, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ लोग, द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड ऑफ द पेजेंट्री। ज़्यादातर लोग खेती करते थे, बट दे वेर लैंडलॉर्ड्स। क्या थे ये लोग, लैंडलॉर्ड्स। कंट्री साइड में ज़्यादातर लैंड यही लोग ओन करते थे। टू द वेस्ट, वेस्ट साइड में बल्क ऑफ लैंड वॉज फार्म्ड बाई टेनेंट्स। टेनेंट्स कौन होते हैं, जो हमसे रेंट में ज़मीन लेते और खेती करते, टेनेंट्स फार्मिंग करते थे। स्मॉल ओनर्स फार्मिंग करते थे, ठीक है। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में तो सर्फडम चलता था, उनका लैंड कौन कल्टीवेट करता था, सर्फ्स कल्टीवेट करते थे। तो ये एरिस्टोक्रेट बहुत पावरफुल क्लास था, ये याद रखना। चाहे ये लोग गांव में हो चाहे शहर में हो, ज़्यादातर ये लोग हैब्सबर्ग एम्पायर में या यूरोप में कहाँ पे होते थे, विलेज में होते थे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। लेकिन पूरी दुनिया में प्रिंट्स आने लग गए थे, पूरे वर्ल्ड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसी टाइम पे आ रही थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से आ रही थी, दैट वाज एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन जब भी मिलता है ना, एक अलग क्लास बन जाती है। जितने लोग पढ़ेंगे उतने लोगों का कॉमन क्लास हो जाएगा। समझना कैसे होता है ये। एक अभी तक हम लोग क्या थे, अलग लैंग्वेज बोलने वाले थे, अभी तक हमारा कास्ट अलग था, अभी तक हमारा रिलीजन अलग था, हम लोग डिवाइडेड थे।
पर इन्हीं ग्रुप में जितने एजुकेटेड लोग आए उन लोगों के आइडियाज चेंज हो गए और एजुकेटेड लोगों का एक अलग ग्रुप बनता है जो आज तक चल रहा है, उसको हम लोग मिडिल क्लास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिडिल क्लास। वो जिस स्टेटस में होते हैं वहां से निकलते हैं। पहले सब गरीब थे, इनमें से बहुत सारे एजुकेटेड लोग निकले, ये लोगों ने बंच ऑफ जॉब्स करी, बंच ऑफ बिजनेसेस करे और ये लोग गरीबी से बाहर आए। ठीक है, इनको हम लोग मिडिल क्लास बोलते हैं। एरिस्टोक्रेट तक नहीं पहुंचे ये लोग, पर ये लोग मिडिल क्लास रहे। ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ समझना। यही लोग शायद आगे चल के कंट्री बनाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। द वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप की अगर बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया था आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो आया कहाँ पे आया? ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज बढ़ने लगे। इंडस्ट्रीज जैसे बढ़ने लगे, लोग अपना गाँव वाँव छोड़ के जॉब करने शहर में जाने लग गए। शहर में जब जॉब करने जाने लग गए लोग, तो वहाँ पे उनके साथ बाई बर्थ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। सब लोग जॉब करते थे, जो अच्छा जॉब करेगा उसकी सैलरी ज़्यादा होगी, वर्कर से मैनेजर बनेगा, ये सारी चीज़ें होने लग गई। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट बिगेन इन इंग्लैंड इन सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। फ्रांस में थोड़ा लेट आता है, वो 19th सेंचुरी में पहुंचता है फ्रांस में और जर्मनी में। ठीक है, स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड में सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी एग्जैक्टली कौन सा टाइमलाइन होता है? वेरी गुड, 1751 to 1799 वी विल कॉल इट सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। ठीक है, उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में चालू हुआ, लेकिन जर्मनी के कुछ पार्ट तक और फ्रांस तक पहुंचने में 19th सेंचुरी का टाइम लग गया। समझ में आ गया? थोड़ा सा 100 साल का देरी हुआ, याद रखना। इन इट्स वेक एक नया सोशल ग्रुप बनने लगा जिसको हम लोग वर्किंग क्लास पॉपुलेशन बोलते थे, या तो इन्हीं को हम लोग मिडिल क्लास पॉपुलेशन बोलते थे। ये लोग शहर में नए थॉट्स वाले लोग थे, इनके पास नए आइडियाज़ थे, शहर में रहते थे, ये लोगों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं था और ये एक बेसिस बन गया कलेक्टिव आइडेंटिटी का। ठीक है, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये ग्रुप का नंबर बहुत कम था 19th सेंचुरी तक, क्योंकि इंडस्ट्रीज आई नहीं थी। ठीक है, ईस्ट साइड में इंडस्ट्रीज बहुत लेट गई है, पहले पूरे वेस्टर्न यूरोप का डेवलपमेंट हुआ है, बाद में ईस्टर्न यूरोप का डेवलपमेंट हुआ, मैं बता दूं आपको। तो यहाँ तक इंडस्ट्रीज आने में बहुत लेट हो गया, लेकिन यही लोग थे जो एजुकेटेड थे, यही लोग थे जो लिबरल माइंडसेट के थे, जो फ्रीडम की बात करते थे। दे वर लिबरल मिडिल क्लास। और ये लोग कहते थे कि अगर हमें इन एरिस्टोक्रेसी को हटाना है, अपने पास पावर लेना है, तो हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा। ठीक है, और यूनाइट हम कैसे होंगे? अपनी अपनी सेल्फिशनेस को साइड करके कंट्री को अगर ऊपर रखेंगे तभी यूनाइट होंगे। ठीक है, हमें अपनी अपनी लैंग्वेजेस को साइड करके कॉमन लैंग्वेज में आना पड़ेगा, अपने अपने डिज़ायर्स को साइड करके कॉमन डिज़ायर्स में आना होगा, देन विल मेक अ कंट्री। ठीक है, आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन पॉपुलैरिटी। ठीक है, सो दिस वॉज अ न्यू सॉल्यूशन, द न्यू मिडिल क्लास। ये एक दिख रहा है मुझे जो देश बना सकता है, इनके पास आइडियाज है। इसके पहले मैं जो आपको हैब्सबर्ग एम्पायर दिखाया, आपको लग रहा था क्या कि वो कभी कंट्री बन पाएगा? उसके चांसेस थे कंट्री बनने के, लक्षण थे उस टाइम पे? नहीं थे। लक्षण कैसे होंगे भाई? ज़्यादातर लोग कंट्री में गरीब है पूरे इस रीजन में। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी आपस में कनेक्टेड है, चाहे जो लैंग्वेज बोलता हो। ठीक है, सारा लैंड इन लोगों ने ओन रखा है, अगर किसी को फूड चाहिए तो उसे काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई भी तरीका नहीं कि रेवोल्यूशन हो जाए, हैब्सबर्ग एम्पायर टूट जाए, कोई चांस नहीं है। ठीक है, लोग अनएजुकेटेड है। बस ये जो नया लेके आया इंग्लैंड, थैंक यू इंग्लैंड, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो लेके आया। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक रीज़न है कि अर्बनाइजेशन हुआ। पहले आप जाके यूरोप में देख लेते, हर जगह गाँव ही था, इंडस्ट्रीज बनी है तो शहर बने। इंडिया में भी यही है, पहले पूरा इंडिया गांव था, इंडस्ट्रीज जहां बनती है वहां क्या बनता है? शहर। और शहर में लोग है ना, थोड़ा सा गांव की आइडियोलॉजी से ऊपर निकल जाते हैं। शहर में लोग ये नहीं पूछते कि आपका सरनेम क्या है, शहर में लोग ये नहीं पूछते कि आप लैंग्वेज कौन सी बोलते हो। ठीक है, ये पूछ के आपकी हेल्प करने नहीं आते। शहर में एक अलग ही कलेक्टिव आइडेंटिटी हो जाती है, हम सब वर्कर हैं, हम सब अलग अलग कास्ट के, फिर भी हम लोग साथ में बैठ के खाना खाएंगे।
ठीक है, हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे, साथ में प्रोग्राम्स अटेंड करेंगे, धीरे धीरे हमारा माइंडसेट सेम होने लगेगा। हम लोग एक सोसाइटी में रहेंगे एंड दिस इज व्हाट, हम लोग सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, और अब हमारे सेम लेवल पे आ जाएंगे तो हम लोग एजुकेट भी होंगे, हमारी आगे की जनरेशन भी एजुकेट होगी, और यही लोग हैं जो चेंज लाएंगे। आपने देखा क्या अभी लास्ट 10 साल 20 साल में किसी गांव में प्रोटेस्ट होते हुए देखा क्या आपने? नहीं होते। कहाँ प्रोटेस्ट होता है? दिल्ली में होता है, अहमदाबाद में होता है, ऐसे बेंगलोर में होता है, मुंबई में होता है प्रोटेस्ट। मुंबई में सिर्फ एक पेड़ काटने के लिए भी प्रोटेस्ट हो रहा है। एक पेड़ काट रहे हैं 100 मीटर का, बहुत पुराना पेड़ था, उसके लिए लोग वहाँ पे लेट गए जाके। गांव में काट लो आप, सब लोग सो रहे हो रात को काट लो, कोई प्रोटेस्ट होता है गांव में? समझ में आ रहा है? क्योंकि यूनिटी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। एक गांव जो होता है ना, आप देख लेना, वहाँ पे एक ही कास्ट के लोग रहते हैं एक गांव में। अगर कोई अलग कास्ट का होता तो उसे गांव के बाहर कर देते हैं। गलत बोल रहा हूँ मैं? अब ये एक कास्ट के लोग आ जाओ, गवर्नमेंट से लड़ लो तुम लोग, एक गांव खाली, क्या कर लोगे? यही तुम्हारे अगर 20 गांव होते, आपस में यूनिटी होती, तो कोई गवर्नमेंट तुम्हारा कुछ कर पाता? नहीं। कोई अरिस्टोक्रेसी कुछ कर पाती? नहीं। सो दैट्स द पॉइंट। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यू मिडिल क्लास से मुझे उम्मीद है कि ये लोग कंट्री बनाने में एंटिसिपेट करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। देखते हैं क्या है। द सेकेंड पॉइंट इज अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट बिगेन इन इंग्लैंड सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, लेकिन ये फ्रांस और जर्मनी के पार्ट्स में पहुँचते पहुँचते 19th सेंचुरी हो जाती है। तो आप ये समझ सकते हो, इंग्लैंड और उस साइड इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले हो जाता है, ठीक है। जर्मनी, फ्रांस, ईस्टर्न यूरोप भी, ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप, ये सब जगह पहुँचते पहुँचते लेट हो जाता है, तो 19th सेंचुरी का टाइम हो जाता है, 100 ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑफकोर्स इंग्लैंड का सुप्रीमेसी था इस चीज़ में, इंग्लैंड ने अपने आप को पहले पावरफुल करा, फिर बाकी जगह पे इंडस्ट्रीज भेजे, ठीक है। इंग्लैंड हो गया, स्पेन हो गया, पोर्तुगाल हो गया, दे वर स्टार्टिंग में कंट्रोलिंग द इंडस्ट्रीज एंड ऑल, ठीक है। जर्मनी और इसके साइड बाद में पहुंचा है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? आगे बढ़े, ठीक है। लिबरल नेशनलिज्म, एक और वर्ड है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही निकल के आता है, लिबरलिज्म, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट ईयर बहुत अच्छे से बताया था। लिबरलिज्म एक आइडिया है, लिबरलिज्म आप समझना एक आइडिया है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लिबरल होना चाहिए। लिबरलिज्म एक ऐसा आइडिया है जो चाहता है कि भाई कोई जो न्यू डेवलपमेंट हो, रिफॉर्म हो, अगर चेंज हो अगर सोसाइटी में, उसके लिए हमेशा एक्सेप्टेबल रहता है, ठीक है। कोई पुरानी प्रॉब्लम है उसको हटा के नई चीज़ लेके आए, ये चाहता है। लिबरलिज्म एक फ्रीडम का प्रतीक होता है, ठीक है, जो पुराने क्लचेस को हटा के नई फ्रीडम की राह दिखाने में काम आता है। बहुत सारे लोगों ने इसका मिसयूज करा है, बट दिस आइडिया इज इटसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? तो लिबरल नेशनलिज्म धीरे धीरे आने लग गया। लिबरल नेशनलिज्म क्या है समझना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये जर्मन बोलती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये इटालियन बोलती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये फ्रेंच बोलते हैं, मैं रेडी हूँ, हमारा कॉमन लैंग्वेज आप फ्रेंच कर दो। मैं अपने दादा की तरह नहीं हूँ जो सिर्फ क्लासिज्म में बिलीव करते थे या सेपरेटिज्म में बिलीव करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्रेंच आप कर दो, कंट्री इंपॉर्टेंट है, चेंजेस को मैं अडॉप्ट करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। ये है लिबरल नेशनलिज्म, जिसमें हम अपनी चीज़ों को साइड रख के अपने फ्रीडम के लिए नेशनलिज्म चूज करते हैं, ठीक है। दिस इज लिबरल नेशनलिज्म। और जब देश बनेगा तो हम किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं रहने देंगे, रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहने देंगे। लिबरलिज्म इज अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूँ तो। लिबरलिज्म जो वर्ड है वो खुद लैटिन वर्ड लिबर से आया, जिसका मतलब होता है फ्री, ठीक है, इसका मतलब ही होता है फ्री, ठीक है। अब न्यू मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म सबसे बढ़िया टूल था। ये लोग लिबरलिज्म में, सारे जो न्यू मिडिल क्लास आया था वो लिबरल लोग थे, सब लिबरल्स थे। फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, ये लोग मानते थे सारे इंडिविजुअल्स को इक्वालिटी होनी चाहिए
और लॉ के सामने एवरीवन शुड बी इक्वल, चाहे वो कोई एरिस्टोक्रेट है, चाहे कॉमन सिटीजन है, चाहे पीजेंट है, कोई मैटर नहीं करता, चाहे विमेन है, हर कोई लॉ के सामने इक्वल होगा। लिबरल्स का ऐसा मानना था। पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज गवर्नमेंट बाय कंसेंट, और गवर्नमेंट बाय कंसेंट को डेमोक्रेसी बोलते हैं क्या हम लोग? प्लीज क्या बोल सकते हैं कि ये लिबरलिज्म, लिबरल्स ने ये सोचा कि हमारे ऊपर वही रूल करेगा जिसको हम कंसेंट देंगे, और अगर हम कंसेंट देके गवर्नमेंट बना रहे हैं उसी को क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी बोलेंगे। ठीक है, ये लोग ऐसा मानते थे कि पॉलिटिकली गवर्नमेंट जो होगी वो गवर्नमेंट बाय कंसेंट होनी चाहिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में इट हैड स्टूड फॉर एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी के लिए लड़ाई करने लगे। क्लरिकल प्रिविलेजेस जो मिलते थे क्लर्जी ग्रुप को, नोबिलिटी को, उसके खिलाफ लड़ने लगे। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने लगे, रिप्रेजेंटेटिव की बात करने लगे, पार्लियामेंट बनाने की बात करने लगे। एक बात बता देता हूँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो लिबरल्स थे ना, वो लोग कंप्लीट लिबरल भी नहीं थे। आज के लिबरल्स का डेफिनेशन अलग है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिबरल्स थोड़े से बेवकूफ़ थे। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो लिबरल्स थे फ्रीडम की बात करते थे, ये सारी बात करते थे। ठीक है, पर वो वीमेन को साइड रखते थे और गरीबों को भी साइड रखते थे, अगर आपको याद हो तो। जैसे कि वो रॉबस्पियर भी एक लिबरल ही था भाई। नॉट ऑल लिबरल्स आर गुड पीपल, क्योंकि आप कितना भी लिबर्टी का बीज बो दो, आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा तो रह जाता है कि ठीक है भाई, कास्टिज्म मैं नहीं करूँगा, लेकिन रेसिज्म तो ओके है। ऐसा होता है ना लोगों के कि चलो मैं कास्ट और रेस के बेसिस में नहीं करूँगा, पर अगर टकला है तो टकला तो बोल ही सकता हूँ। ऐसा करते हैं ना लोग। तो ये वाली बात मैं बता रहा हूँ आपको, लोगों के दिमाग में थोड़ा सा तो एक पुराने आइडियाज़ रह जाते हैं जो हम सब में होंगे। ठीक है, तो आप अगर लिबरल आप बन रहे हो तो कंप्लीट लिबरल बनना, नहीं तो आप क्या कहलाओगे? हिपोक्रेट कहलाओगे। ठीक है, अच्छा लगेगा आपको हिपोक्रेट बोलेंगे? हिपोक्रेट बोलेंगे तो नहीं अच्छा लगेगा ना। तू है क्या हिपोक्रेट है? तो अभी तूने हिप्पो जैसी आवाज़ क्यों निकाली? नो ठीक है। 19th century liberals also stressed on the inviolability of private property. प्राइवेट प्रॉपर्टी पे लोग स्ट्रेस देते थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी मिलना चाहिए। एरिस्टोक्रेसी को हटाने का यही एक तरीका है, प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर हम लोग लेके आए तो। ठीक है, राजा बोल रहा है और क्लर्जी बोल रहा है, हमको ये सारा ज़मीन भगवान ने दिया है। किसने दिया है? भगवान ने दिया है। इसी को क्लरिकल प्रिविलेजेस बोलते हैं। बस इतना भी, अगर सारा ज़मीन नोबिलिटी को और क्लर्जी को मिला है तो सब कुछ हटाओ, अमीर कौन बन सकता है? खाली यही लोग बन सकते हैं, और आप सब लोग उनके यहाँ पे वर्कर ही रहोगे लाइफ टाइम, और कोई तरीका नहीं। अगर सारा ज़मीन मेरा है, कोई काम नहीं है, एग्रीकल्चर जब करने जाओगे, मैंने आपको पूरा सर्फडम वाला कंसेप्ट समझाया था, उसी में फंस जाओगे। ठीक है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का आइडिया भी दिया था लिबरल्स ने, तो बहुत अच्छा आइडिया है। अगर ये आइडिया नहीं होता तो आज हमारी भी जो ज़मीन है हमारे पास थोड़ी बहुत, वो भी किसके पास होती? गवर्नमेंट के पास होती। और अगर कभी हमारे पास कोई काम नहीं होता तो हम गवर्नमेंट के लिए खेती करते, और गवर्नमेंट के पास जो पैसा होता हमें दे देती। तो हमारे पास कुछ फ्रीडम ही नहीं रहता और ना कोई पावर रहती। हम सोचे कि आज चल के भाई आज मेरा मन हो रहा है ब्राउनी खाने का, नहीं खा सकते। 3 दिन काम करूँगा धूप में तब ब्राउनी खाऊंगा, तो फिर मन होगा ब्राउनी खाने का? हाँ, नहीं होगा ना। आज कर रहा है मेरा मन, आज शाम को मैं पक्का ब्राउनी खाऊंगा। ठीक है, अब आप लोगों ने खाते हो? आप लोग ब्राउनी खाते हो? नहीं खाते? बढ़िया चीज़ है यार, खाया करो। क्या क्या बोल रहा है वो? राइट, ठीक है, ये देखो, इन लोगों को बोलते हैं न्यू मनी। ओल्ड मनी पता है आपको? उसका ऑपोजिट होता है मिडिल क्लास। ये लोग होते हैं न्यू मनी। ठीक है, ये लोग अभी अभी ये लोगों के पास पैसे आए हैं, तो अभी अभी ये लोगों को जो कि अभी मुझे उड़ना है, अभी मुझे ये करना है, वो वाले आइडियाज़ के लोग होते हैं, बहुत रेवोल्यूशनरी होते हैं दिमाग से।
और ये लोग होना बहुत ज़रूरी है। इनको बेवकूफ़ नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो तो मैं आगे बोलूँगा, ठीक है। चलो, लिबरलाइजेशन इन इकोनॉमी। अब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इज़ वेरी ज़रूरी। अगर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन नहीं हो रहा है, जैसे कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हटाना, वो एक इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन करना है, ठीक है। अब मुझे, हम सब के पास फ्रीडम होनी चाहिए, हम अपना बिजनेस अच्छे से सेटअप कर पाए, हम जहाँ पे जो करने चाहे, जॉब करने जाए, हमारे पास राइट्स होनी चाहिए। इकोनॉमी जितना ज़्यादा लिबरल होगा, जितनी जगह हम लोग ट्रेड कर पाएंगे, उतना कंट्री अमीर होगा। कंट्री अमीर होगा तो उनकी पॉपुलेशन अमीर होगी, पॉपुलेशन अमीर होगी तो ज़्यादा फ्रीडम मिल पाएगा, ठीक है। सर आप क्या बात बोल रहे हो सर, अमीर होने से फ्रीडम मिलता है क्या? अगर ज़्यादा पैसे आते तो फ्रीडम मिलता है क्या सर? आप लोग को क्या लगता है? अभी के भी हिसाब से ले लो, अगर आपके पास पैसे कम है तो आपके पास फ्रीडम है क्या सारी? यानी फ्रीडम कैन बी बॉट, यानी फ्रीडम खरीद सकता हूँ मैं, है ना। तो जब आपको फ्रीडम मैं खरीद सकता हूँ तो आप किस नाम के फ्री हो, किस काम के फ्री हो आप लोग? यानी अंबानी चाहे तो मैं फ्रीडम खरीद सकता है? हाँ, अरे खरीद सकता है ना, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास पैसे नहीं तो फ्रीडम नहीं एंजॉय कर सकते हम लोग। कर सकते हैं क्या? बेसिक ह्यूमन राइट तो फ्रीडम नहीं है ना, खाली फ्रीडम तो वो है कि जितना सबको मिल रहा है फ्रीडम, उतना फ्रीडम मैं भी इंजॉय कर पाऊँ, दैट इज फ्रीडम। आपसे पूछ रहा हूँ मैं, ये आपको क्या लगता है, पैसों पे डिपेंड करता है क्या फ्रीडम? करता है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो चाहते हैं, फ्रीडम बेसिकली क्या आइडिया, क्या है आइडिया ऑफ फ्रीडम, क्या है? मैं जो चाहूँ वो कर पाऊँ। अब ये मत बोलना सर मैं तो मर्डर करना चाहता हूँ, मेरे लिए फ्रीडम है उसका गला काट देना। ये फ्रीडम अगर बना लिया तो अलग बात है। बट यार, अगर कोई चॉकलेट खा पा रहा है, कोई डिज्नीलैंड जा पा रहा है, ठीक है, वो जिस लेवल का फ्रीडम एंजॉय कर रहा है, मैं भी वो फ्रीडम चाहता हूँ, बट बिकॉज ऑफ मनी आई कांट एंजॉय दैट फ्रीडम, तो भी मेरे पास फ्रीडम नहीं है ना। हाँ या ना? कंप्लीट फ्रीडम नहीं है। इसका मतलब ये है कि फ्रीडम कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रीडम के लिए आपको एक बेसिक लेवल का फ्रीडम मिलेगा, खाली उसी के लिए काम हुआ है आज तक। उसके बाद आप इंडिविजुअल हैं, आप जितना काम करेंगे उतना फ्रीडम पा पाएंगे। तो आपने एकदम सही बोला, बेसिक फ्रीडम है हमारे पास, बेसिक लेवल का फ्रीडम है कि आप कहीं पे भी जा सकते हो। ऐसा हमें बोला गया है, कहीं पे भी जाके दिखाओ, कहीं पे भी जाके दिखाओ, उठाओ कैसे जा पाओगे कहीं पे भी? जाके दिखाओ, एक काम करो, अफ्रीका जाके दिखाओ, या जाके दिखाओ तुमको कैलिफोर्निया। वीज़ा चाहिए, यानी रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, यानी कंप्लीटली फ्रीडम नहीं है। और जिसके पास पैसे नहीं है, नहीं है। आप कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, बोल के दिखाओ, हिम्मत है तो बोल के दिखाओ किसी के बारे में भी कुछ भी। नहीं, बस फ्रीडम का यही है कि एक बेसिक लेवल का आपको फ्रीडम मिलता है, रिस्ट्रिक्शन अभी भी इम्पोज्ड है, ठीक है। हम लोग हमेशा फ्रीडम का आइडिया कैसे समझते हैं, देखना, पहले जो नहीं था अब वो मिल रहा है तो हम फ्री है। समझ में आ रहा है? कल जाके इससे बेटर होगा तो और फ्रीडम हो जाएगी। जैसे कि पहले लड़कियों की शादी बहुत छोटी एज में करा देते थे, उसको हम लोग क्या बोलते थे, चाइल्ड मैरिज। लड़कों की भी करा देते थे, तो भाई बहुत गुस्सा आया लोगों को, उनको लड़कियों को और लड़कों को लगा कि ये तो हमारी फ्रीडम बचपन में ही छीन ले रहे हैं हमसे। तो हम लोगों ने बोला कि अब फ्रीडम हटाते हैं, आपको फ्रीडम देते हैं, सॉरी फ्रीडम देते हैं। तो पहले उनकी एज एकदम छोटी, पैदा होने से पहले ही हो जाती थी। दो लोग डिसाइड कर लेते थे कि अगर मेरी लड़की हुई तो तेरे लड़के से शादी कर देंगे, और तेरी लड़की हुई और मेरा लड़का हुआ तो शादी कर देंगे। अच्छा, लड़की हुई तो सॉरी, तो पता नहीं है क्या करना है, तो हम दोनों लोग मिलके मार देंगे, ठीक है, क्योंकि फीमेल इन्फेंटिसाइड भी था, है ना, आपको पता होगा अगर इस बारे में तो। अच्छा, इन लोगों ने रूल बनाया कि यार ये बचपन में शादी करना खराब है, इन लोगों ने 9 साल कर दी एज। सबसे पहले क्या एज करी? 9 साल। 9 साल के पहले अलाउड नहीं है, हमने चाइल्ड मैरिज बैन कर दिया है।
9 साल के बाद करा ना शादी, 9 साल होते ही शादी करा देते राजस्थान वाले, दौड़ दौड़ के, राजस्थान और हरियाणा वाले। फिर कोई आया, अंग्रेज आए, अंग्रेज में कोई और अच्छा लिबरल लीडर है, लिबरल किंग आया, बोल रहा हूँ लिबरल गवर्नर जनरल आया, बेंटिक नाम था उसका। बोला ये तो 9 साल में बच्चों की शादी करा देते, कितने बेकार लोग हैं। 9 नहीं 11 करो इसे, फिर 11 हुआ, ठीक है। फिर यही एज 14 हुई, और लिबरल लोग जब आए, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोगों ने बोला कि और फ्रीडम चाहिए, तो 14 करा हमारी गवर्नमेंट ने। आज़ादी के टाइम पे भी 14 था, फिर आज़ादी के बाद 16, आज़ादी के अराउंड में 16 हुआ, ठीक है। 2-2 साल ये लोग बोल रहे कि नहीं थोड़ा और। सर अभी तो कैसी बात कर रहे हो, इतने साल का ट्रेडिशन हम लोग एक बार में छोड़ देंगे क्या तुरंत? नहीं नहीं, आप हमें टाइम दो। फिर जाके 18 हुआ है, 18 होते ही लड़कियों की शादी करा देते थे। तो हम लोगों ने रूल बनाया कि लड़कों को 21 कर देंगे, तो लड़कों का 21 कर दिया, लड़कियों का भी 21 करने की कोशिश कर रहे हैं, पर समाज मान ही नहीं रहा है, समाज मान ही नहीं रहा है, बोल रहा है कैसी बात कर रहे हो। एक तो ये क्या बोलते हैं, कब तक मैं रखूंगा इसको अपने घर पे, शादी करा के जल्दी से भेजना है। तो अभी सोचो आज के टाइम पे भी हमारे यहाँ पे 21 बॉयज का है और 18 गर्ल्स का है। तो एब्सोल्यूट फ्रीडम एक नाटक है जो कभी नहीं मिलेगा आपको, ये आपको बस बेवकूफ बनाया जाएगा। बट कंपैरेटिव फ्रीडम आपको हमेशा मिलेगा, बात को ध्यान रखना, ठीक है। और हम लोग कंपैरेटिव फ्रीडम में बहुत खुश हो जाते हैं यार, कैसी बात कर रहे हो आप। ब्रिटिश गई, हम लोग रात भर नाचे थे 14 अगस्त के, पता है कि नहीं आपको, बहुत बड़ा पार्टी किया था हम लोगों ने, लता मंगेशकर जी से गाना गवाया था हमने, बिस्मिल्लाह खान से शहनाई बजवाया था हमने, ठीक है। एकदम रेड फोर्ट के बाहर सब लोग नाच रहे थे, इंडिया आज़ाद हो गया, मज़ा आ गया, ठीक है। और कोलकाता में दंगे हो रहे थे, ठीक है। तो बहुत हम लोग थोड़ी सी फ्रीडम में खुश हो जाते हैं, इस बात को याद रखना आप। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इज द नेक्स्ट टॉपिक। याद रखना, गवर्नमेंट जितने भी टैक्सेस लगाती है, रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, आप जब भी बिजनेस करने जाओगे गवर्नमेंट आपको बोलेगी जाओ पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेके आओ, गवर्नमेंट आपको बोलेगी जाओ आप जिस लैंड पे आप बिजनेस करने वाले हो उसका सर्टिफिकेट लेके आओ, पुलिस स्टेशन से एनओसी लेके आओ, ठीक है। और 1 लाख रुपए मुझे दे दो तो मैं एक और सर्टिफिकेट दूंगा आपको, तब आप बिजनेस खोल पाओगे, ठीक है। बिजनेस पहले लोग इसीलिए नहीं करते थे बहुत सारे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन इतना था भाई, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी ज़्यादातर बिजनेस वो खुद करे। ये इंडिविजुअल्स बिजनेस करने लगेंगे ना, अमीर हो जाएंगे, हम पे आवाज़ उठाएंगे, तो मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस वो स्टेट कंट्रोल बाय द वे। और अगर आपको बिजनेस करना है तो स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन लगेंगे आपके ऊपर, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लिबरलिज्म, इकोनॉमिक लिबरलिज्म कहता है कि गवर्नमेंट के सारे रिस्ट्रिक्शन हटाने हैं हमें, ठीक है। हमें फ्रीडम चाहिए इकोनॉमिक स्फीयर में, जब भी मैं बिजनेस करने जाऊँ मेरे लिए ईजी होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। आगे 19वीं सेंचुरी के टाइम पे स्ट्रॉन्ग डिमांड आने लगा मिडिल क्लास ग्रुप से कि भाई आप है ना बिजनेसेस को ईजी करो, ठीक है। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ अ स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, ठीक है। नेपोलियन ने जो इकोनॉमी, आपको याद है नेपोलियनिक कोड में नेपोलियन ने क्या किया था, इकोनॉमिक को सेंट्रलाइज किया था, इकोनॉमी को सेंट्रलाइज किया था, स्टैंडर्डाइज किया था, ठीक है। वेट्स को और मनी भी एक ही टाइप की करेंसी पूरे में फ्लो होगी, और उसको टोटल पता है 39 कंट्रीज 39 स्टेट्स ने ज्वाइन कर लिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा इकोनॉमिक लिबरल इकोनॉमिक मेजर है जो नेपोलियन ने ही लिया था, ठीक है। एक मर्चेंट 1833 में अगर हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाता है अपना कोई भी सामान बेचने के लिए, तो उसके रास्ते में 11 कस्टम बैरियर्स आएंगे, अगर अलग अलग रूलर्स रूल कर रहे हैं। सुनना, हैम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग पता है कितनी डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है मैं बता देता हूँ आपको। इट इज क्या 5 किलोमीटर,
गैस क्यों करने लग गया तू, और सबसे कम वाला गैस किया तू। अच्छा, इट इज़ लाइक हैदराबाद से कोलकाता जाना, ठीक है, बहुत कम है, मतलब 500 किलोमीटर के अंदर है, ठीक है, इतना डिस्टेंस है। 11 ट्रेड बैरियर, 11 ट्रेड बैरियर आज के टाइम पे पता है, मैं यहाँ से अमेरिका जाऊंगा ना तो भी 11 ट्रेड बैरियर नहीं मिलेगी मेरे को, बिलीव करो। मैं यहाँ से कोई चीज़ उठा के लेके जाऊँ अमेरिका बेचने के लिए, मेरे को अमेरिका कितनी दूर है हमसे, रास्ते में पूरा सब कुछ क्रॉस करके जा रहा हूँ मैं, पूरा एशिया, पूरा यूरोप, फिर वो बीच में आएगा हमारा सी, उसको क्रॉस करके अमेरिका जाऊंगा तो भी 11 ट्रेड बैरियर नहीं मिलेगा। 11 ट्रेड बैरियर मिलते थे भाई, ठीक है, एंड पे अ कस्टम ड्यूटी ऑफ 5% ईच। यानी आप सोचो, हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग कोई सामान लेके जा रहा हूं मैं जिसकी वैल्यू 10 रुपए है, ठीक है, 11 बार में 5% का टैक्स दूंगा, ठीक है, 10 रुपए का 5% क्या होगा, 10 रुपए का 5% क्या होगा, क्या पागल है क्या, सिर्फ 50 पैसे होंगे, ठीक है, 50 पैसे, और आप ये 50 पैसे बढ़ाते जाओ 11 बार, कितनी बार बढ़ाओगे आप, 11 बार, और नए अमाउंट से, ठीक है, अगली बार जब 5% निकालना तो 10 रुपये 50 पैसे का 5% निकालना, आप बढ़ाते जाओ, ये 10 रुपए का सामान 11 ट्रेड बैरियर क्रॉस करने के बाद कितने का बिकेगा, 4 रुपये 5 पैसे, हाँ 4 रुपये 50 पैसे, 4 रुपये 50 पैसे, दैट इज 15 रुपये 50 पैसे के आसपास। मैं 16 रुपये बोल दूं, 10 रुपए का सामान 16 रुपए का बिक रहा है भाई। ट्रेड किस लेवल पे होता है, यानी 10,000 का सामान 16,000 में बिकेगा। तो यहाँ हैम्बर्ग का जो ट्रेडर है ये कभी भी ट्रेड करने न्यूरमबर्ग जाएगा क्या, इससे क्या होगा, ट्रेड इन्फ्लुएंस हो पाएगा नहीं, ट्रेड बढ़ पाएगा नहीं, ट्रेड इंप्रूव हो पाएगा नहीं, पीछे रह जाएंगे। ज्यादातर लोग जहां पे हैं वहीं पे रहने का ट्राई करेंगे, इतना बड़ा रिस्ट्रिक्शन था। देयरफॉर 1834 में एक ज़ोल्वरीन फॉर्म किया गया, ठीक है, ज़ोल्वरीन भी एक प्रशिया का एक इनिशिएटिव था, उन्होंने एक अपना गिल्ड बनाया था कंपनीज का, ठीक है, एंड जॉइन बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट, ज़्यादातर जर्मन स्टेट ने ज़ोल्वरीन को ज्वाइन किया था, प्रशिया की गवर्नमेंट ज़ोल्वरीन को ज्वाइन किया, ज़्यादातर जर्मन स्टेट ने। इट एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स को एबॉलिश किया गया, ठीक है, और रिड्यूस करेंसीज को भी रिमूव कर दिया गया, एक कॉमन करेंसी को एक्सेप्ट किया सब लोगों ने, ठीक है। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवे आया बाद में चल के, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ ही रहा था, रेलवे आया, लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रेवल कर पाए, रिस्ट्रिक्शन हट गया, तो बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा, बिजनेस ओवरलोड इंप्रूव हुआ। जितना ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा उतनी ज़्यादा मिडिल क्लास आएगी, उतना ज़्यादा एजुकेशन बढ़ेगा, और उतना ज़्यादा चांस है हमारे कंट्री बनने का, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट प्रॉब्लम ये देख रही हो आप, ये जो सारे कस्टम बैरियर्स है, इसी को टैरिफ बोलते हैं, ठीक है। जब हम लोग ट्रेड करने के लिए किसी को टैक्स देते हैं उसको टैरिफ बोलते हैं, मॉडर्न टर्म पे नॉर्मली टैरिफ बोला जाता है। टैरिफ को एबॉलिश कर दिया किसने, ज़ोल्वरीन ने। ज़ोल्वरीन एक गवर्नमेंट है जो प्रशिया ने बनाया है, ठीक है, इसको जर्मनी के सारे स्टेट्स ने ज्वाइन किया, ठीक है। ज़ोल्वरीन ने बोला कि यार बिजनेस करना इजी होना चाहिए, इसीलिए टैरिफ बैरियर को हम बैन करेंगे, कॉमन करेंसी लेके आएंगे, सब लोग अलग अलग करेंसी भी यूज़ करते थे, ठीक है, कॉमन करेंसी लेके आएंगे जिसकी वजह से बिजनेस इजी हो जाएगा। आगे चल के रेलवे भी बना, रेलवे की वजह से मोबिलिटी ईजी हो जाएगी, लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना आसान हो जाएगा, यूनिफॉर्म सिस्टम बन जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से इकोनॉमी और बढ़ने लगेगी, देश और बढ़ेगा। देश और बढ़ने में रेलवे का बहुत अच्छा रोल है भाई, रेलवे की वजह से हम लोग आसानी से गुजरात वाले बंगाल जा पा रहे हैं, पहले क्या पता जीवन भर कभी मिलते ही नहीं थे ये लोग। ट्रैवलिंग जैसे जैसे होगी उतना आसान हो जाएगा लोगों का मिलना, ठीक है, उड़ीसा से, बिहार से, यूपी से, हिमाचल से सब लोग आके मुंबई में साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि मोबिलिटी ईजी हो गई। पहले कभी ये लोग मिलते ही नहीं थे एक दूसरे से, जब ये मिलने लगे तो एक दूसरे का कल्चर एक्सचेंज होगा और कलेक्टिव आइडेंटिटी आएगा। कोई प्रॉब्लम है ना, कोई प्रॉब्लम है, बाकी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो।
दिस इज अभिज्ञान गुरुकुल, थैंक यू सो मच.